तो लोकसभा चुनाव में शानदार कामयाबी के बाद अब बीजेपी में नई सरकार के गठन को लेकर मंथन हो रहा है। आज दिन भर नरेंद्र मोदी से बीजेपी नेताओं की मुलाकात का दौर चला। मोदी खुद भी लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलने गए। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार बनने में संघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि सरकार के गठन में संघ ने अपनी किसी भी दखल से इनकार किया है और अपनी जीत के तुरंत बाद मोदी ने अब तक 4 बार बड़ी जनसभाएं की हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने वादों को दोहराया बल्कि देश के लोगों को एक सुनहरे भविष्य देने का वादा भी किया है। तो आइए देखते हैं मोदी के विजय भाषणों को, जो उन्होंने अहमदाबाद, वडोदरा, वाराणसी और दिल्ली में अब तक दिए थे। मैं जब से राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं, आजादी के बाद ये पहली घटना है कि ऐसा दल सत्ता में आया है जिसका गोत्र कांग्रेस का नहीं है, जिसकी सोच कांग्रेस की नहीं है, जिसका मकसद कांग्रेस का नहीं है, जिसके कर्तव्य कांग्रेसी नहीं है। पहली बार देश में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एक दल को सरकार बनाने के लिए आदेश दिया है। पूर्ण बहुमत के साथ दिया है। आजादी के बाद कभी जनता पार्टी की सरकार बनी तो भी वो कई दलों का एक प्लेटफॉर्म था। बीच में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब भी कई दलों का समूह था। बाद में यूपीए सरकार बनी, कांग्रेस के नेतृत्व में कई दलों का समूह था। वीपी सिंह की सरकार बनी, गुजराल जी की सरकार बनी, चंद्रशेखर जी की बनी, जितनी सरकारें बनी सभी सरकारें जोड़ तोड़ के साथ कई दलों को मिलाकर के सरकारें बनी थी। पहली बार देश की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। और जब स्पष्ट जनादेश मिलता है तो भाइयों बहनों, जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ जाती है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, आपने हम पर जो भरोसा रखा है, उस भरोसे को कभी कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे। देशवासियों ने हम पर जो विश्वास रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के शब्द पर विश्वास रख के जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, उस विश्वास को कतई चोट नहीं पहुंचेगी, यह मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में, लोकतंत्र में, चुनाव की गहमागहमी में, प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में अपनी बात बताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाती है। कभी कभार अच्छे बुरे शब्दों का इस्तेमाल भी हो जाता है, कभी उसका स्वागत होता है, कभी उसकी आलोचना भी होती है। लेकिन
चुनाव की गहमागहमी के बाद लोकतंत्र का तकाजा ये होता है कि जनता जनार्दन के आदेश को शिरोमान्य करके देश हित के लिए हम सब मिलजुल करके चलें। भाइयों बहनों, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो आदेश दिया है, वो आदेश जो पराजित हुए हैं उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं दिया है। लोकतंत्र में जिनका एक भी एमपी चुनकर के नहीं आया होगा, ऐसे भी बहुत दल हैं जो इस बार संसद में नहीं पहुंच पाए हैं। मैं उन दलों को भी कहता हूं कि हमारे लिए आपका भी उतना ही महत्व है जो पार्लियामेंट के अंदर अच्छी ताकत से लोग आए होंगे उनके बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं आप सार्वजनिक जीवन में सालों से जिन विचारों को लेकर के, जिन आदर्शों को लेकर के काम करते हैं, आपके दिल में भी कहीं न कहीं देश की भलाई करने की इच्छा पड़ी है। आपके भीतर जो अच्छाइयां पड़ी हैं उसको भी हम जोड़ना चाहते हैं ताकि हमारे भारत का भला करने में हमें और ताकत मिल जाए। भाइयों बहनों, तोड़ने की राजनीति का युग समाप्त हो चुका है। आज से जोड़ने की राजनीति का युग प्रारंभ होता है। अपने पराये का खेल पूरा हो चुका है। 125 करोड़ हमारे हैं, अपने हैं। उन्हीं के कल्याण में मेरे देश का कल्याण समाहित है। इसका समय है। भाइयों बहनों, इस चुनाव ने भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दिए हैं। मैं नहीं जानता हूं देश के पॉलिटिकल पंडित इन बातों को अभी पकड़ पाए हैं कि नहीं पकड़ पाए, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं इस चुनाव में मैं एक नए समाजशास्त्र का शिलान्यास देख रहा हूं। मैं जैसे एक भव्य दिव्य भारत का युग आरंभ देख रहा हूं, वैसे ही भारत के जो सामाजिक ताने बाने हैं, उन सामाजिक ताने बाने से, जैसे धागे के ताने बाने से कपड़े बन जाते हैं, हमारे देश के सामाजिक ताने बाने के धागे से एक तेजस्वी, दैदीप्यमान हमारा तिरंगा झंडा बनेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं भाई। पॉलिटिकल पंडित, समाजशास्त्री अभी तो 5% इधर और 2% इधर में लगे होंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। चुनाव नतीजों ने सिद्ध कर दिया है कि आजादी के बाद, आपातकाल के बाद एक चुनाव आया था, जिस चुनाव में उत्तरी भारत ने सामाजिक परिवेश से ऊपर उठ करके भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करने का निर्णय किया था। आपातकाल के बाद ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसका नेतृत्व देश के नौजवानों ने किया। जातिवाद से ऊपर उठ गए, जातिवाद के भेद से ऊपर उठ चुके
और सिर्फ एक ही बात लेकर के नौजवान का मकसद ये था कि अगर ऐसा ही देश चला तो देश के युवकों के भाग्य का क्या होगा। और वही एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया। और उसके कारण जातिवाद की कितनी ही तीव्रता वाले इलाके क्यों न हो, उस जातिवादी परंपराओं को तोड़ करके, जातिवादी मानसिकता को छोड़ करके हिंदुस्तान में इस बार एक नया आयाम खड़ा हुआ है, जो आने वाले दिनों में उज्जवल भारत के लिए एक शुभ संकेत लेकर के आया है। इस चुनाव की दूसरी विशेषता है भाइयों, जिस पर लोगों का ध्यान अभी कम जा रहा है। जो लोग लगातार पिछले 12-15 साल से मोदी की चमड़ी उधेड़ने में लगे थे, मोदी के बाल के खाल उतारने में लगे थे, इसके लिए उतनी रिसर्च की थी उन्होंने, इतनी मेहनत की थी, सब कुछ होने के बावजूद भी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के लोग इसको माने या न माने, लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि इस चुनाव में देश के अधिकतम मतदाताओं ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट दिया है। हमारे देश में ये माना जाता था कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। हमारे देश में माना जाता था कि चुनाव जीतने के लिए टुकड़े फेंकने पड़ते हैं, चुनाव जीतने के लिए वोट बैंक की राजनीति करनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जिनको वो आदत थी, वो अपना खेल उन साधनों को लेकर के खेलते रहे। हमने तय किया था, हम गुड गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बहुतों को सवाल था कि मोदी जी ये बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। भाइयों बहनों, पिछले 8 महीने के अविरत पुरुषार्थ के बाद मैं कह सकता हूं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका अब तैयार हुआ है, जो कहता है हमारी सारी मुसीबतों का उपाय विकास है। आप जरा मुझे बताइए, आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, वाह। भाइयों बहनों, आज से लेकर के वहां तक ये यात्रा है। और आज मैं यहां आया हूं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवार के नाते 2 महत्वपूर्ण बातें मेरे साथ हुई। एक, वडोदरा को मैं मुश्किल से नामांकन भरने के बाद
सिर्फ 50 मिनट दे पाया था। और आपने 5,70,000 वोट जनता को सर झुका करके नमन करता हूं। आपने जो प्यार दिया है और एक एक मतदाता ने नरेंद्र मोदी बन के काम किया है। भाई बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। दूसरी बात, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी उम्मीदवार को अपने मतदाताओं के साथ संवाद करने का अवसर न मिला हो। बनारस ने मोदी के मौन पर मोहर लगा दी है। मुझे बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई। मेरे वडोदरा के भाइयों बहनों, आपको पता है आज आपने 60 साल के हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। जो बिना मांगे परोसे उसे मां कहते हैं। मुझे बनारस की जनता से मांगने का भी सौभाग्य नहीं मिला था। मेरे मुंह पर ताला लगा था और इसलिए मैंने आपसे मौन संवाद स्थापित किया था। एक बार भी एक शब्द बोले बिना, शायद हिंदुस्तान में कोई चुनाव हुआ हो, लेकिन मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि था, एक ऐसा उम्मीदवार था जिसे अपने मतदाताओं से बात करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी बनारस के नागरिकों ने मेरे मौन पर भी मोहर लगा दी। आपने मुझे
जन समर्थन दिया, इतना जन समर्थन दिया और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और उस इंसान को जो बनारस में 60 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाया और नामांकन भरने के बाद तो बड़ी मुश्किल से मैं कार्यालय पहुंच पाया और उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिए, मैं आज इस पवित्र धरती को भी नमन करता हूं और इस पावन धरती पर बसे हुए सभी मतदाताओं का भी सर झुका करके नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैंने जिस दिन नामांकन भरा था, आपको मालूम है जिसने चंद्रमा पर पहली बार पैर रखे थे, नील आर्मस्ट्रांग, उसने अपनी डायरी में लिखा था कि जब मैं चंद्रमा पर जा रहा था, मैं एस्ट्रोनॉट था, मैं एक अवकाश यात्री था, लेकिन जब मैं लौट रहा हूं तो मैं एक पूरे ब्रह्मांड का अंश, एक छोटे से मानव के रूप में लौट रहा हूं। मुझे भी लगता है कि जब मैं बनारस की ओर चल पड़ा था, तब तो मैं एक उम्मीदवार के नाते आया था, लेकिन जैसे ही मां गंगा के पावन पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं, मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। मां गंगा ने मुझे बुलाया, ये शहद मेरे भीतर से उठे हुए शब्द थे, शायद वो शब्द भी नहीं थे, मेरे अंतर मन में चल रही एक आध्यात्मिक प्रवाह की शब्द रूपी वो अभिव्यक्ति थी। और मैं आज भी जब मां गंगा के चरणों में आया हूं, उसको और अधिक गहराई से अनुभव कर रहा हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव के नतीजे, ये थोकबंद मत, ये भरपूर आपका प्यार, हर गली मोहल्ले पर लगे हुए मोदी के पोस्टर, वो मुझे आपका नहीं बना सकते, आपका मुझे बना दिया है मां गंगा ने। और भाइयों बहनों, शायद हर एक के जीवन में ऐसे अवसर नहीं आते, ईश्वर की इच्छा के बिना ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और इसलिए मैं कहता हूं, मां गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम तय किए, और जैसे जैसे मां गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। और तब भाइयों बहनों, गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक मां गंगा जो चीख चीख करके कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा लाल है, जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद ईश्वर ने मेरे लिए तय किए हैं। आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। भारत के आजादी के आंदोलन में एक धारा थी क्रांतिकारियों की और दूसरी धारा थी सत्याग्रहियों की।
महात्मा गांधी नेतृत्व करते थे सत्याग्रही जन आंदोलन का, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर जैसे महापुरुष क्रांति की धारा का नेतृत्व करते थे। उस क्रांति की धारा का नेतृत्व जो हो रहा था, उसमें एक नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा का। वो गुजरात के कच्छ की धरती पर पैदा हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी भी उनको मिलने जाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ भी उनका सीधा संवाद रहता था। संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन आजादी के आंदोलन के लिए सशस्त्र क्रांति के वो पुरोधा थे। और लोकमान्य तिलक जी, जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे, उनको लंदन में पढ़ने के लिए भेजते थे, और श्यामजी कृष्ण वर्मा उनको स्कॉलरशिप देते थे लंदन में। इंडिया हाउस उन्होंने बनाया था, वहां रखते थे, और देश के आजादी के आंदोलन की चिंगारी को जलाए रखते थे। वीर सावरकर श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास से जाकर के अपनी शिक्षा दीक्षा कर रहे थे। 1930 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो आजादी के बहुत बड़े क्रांतिवीर थे, क्रांति गुरु थे, देश के आजादी की क्रांति के लड़त के चलाने वाले लोगों में वो एक गुरुपद को प्राप्त किए हुए थे। 1930 में उनका स्वर्गवास हो गया, विदेशी धरती में स्वर्गवास हुआ। तो उन्होंने मरते समय एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा था कि मेरे अस्थि संभाल करके रखे जाएं, और जब हिंदुस्तान आजाद हो तब ये मेरे अस्थि भारत मां की गोद में ले जाए जाएं। तभी मुझे इस मन को संतोष मिला, क्योंकि मैं तो अब शरीर छोड़ रहा हूं। मैं अपनी आंखों से आजाद भारत मां के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे अस्थि स्वतंत्र भारत के दर्शन करें, ये मेरी कामना है, और इसलिए मेरे अस्थि रख करके जाए। 1930 से जिनेवा में विदेशी लोगों ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के अस्थि को संभाल के रखा। 1947 देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू का पहला काम यह था कि उन्होंने उस अस्थि को लाकर के देश की आजादी के लिए मरने मिटने वाले उस महापुरुष को उसकी इच्छा पूरी कर देते, और भारत, स्वतंत्र भारत के दर्शन उनकी हड्डियों को भी हो जाते। ये उनकी इच्छा थी, लेकिन देश का दुर्भाग्य था, भारत की सरकार ने काम नहीं किया। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, एक छोटी सी इच्छा भारत मां के लिए जीने मरने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं की। भाइयों बहनों, 2001 में मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना, तो जैसे यहां गंगा, मां गंगा ने ललकारा, वैसे ही अस्थियों ने मुझे पुकारा था। मैं जिनेवा गया, अपने कंधे पर उन अस्थियों को उठा करके ले आया। 1930 में उस महापुरुष के स्वर्गवास हुए थे। मैं 73 साल के बाद, आफ्टर 73 इयर्स, उन अस्थियों को लेकर के आया, और उस महापुरुष की जो आखिरी इच्छा थी उसको पूर्ण करने का यश, सौभाग्य मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को मिला। शायद श्यामजी कृष्ण वर्मा की इच्छा की पूर्ति ये भी शायद मेरे हाथ से लिखी थी। हो सकता है मां गंगा की सेवा करना भी मेरे नसीब में लिखा। मैं श्यामजी कृष्ण वर्मा का अस्थि न लाता तो इस देश में मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अगर न लाता तो मेरी आत्मा मुझे पूछती थी, भाई औरों ने किया न किया, तुमने क्या किया। और इसलिए भाइयों बहनों, औरों ने किया या न किया, सवाल यह है मोदी क्यों न करे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं इस धरती पर आया हूं कुछ करने के लिए, आपके बीच आया हूं आपका साथ सहयोग लेकर के
ये विश्व की आध्यात्मिक राजनीति के आध्यात्मिक राजधानी के रूप में फिर से हमारा ये बनारस कैसे दुनिया के सामने चमकने लगे। भारत जब जगत गुरु था तब बनारस राष्ट्र गुरु था, और जब तक बनारस राष्ट्र गुरु नहीं बनता भारत जगत गुरु कैसे बन सकता। दिल्ली ने एक अभूतपूर्व परिणाम दिया है। मैं दिल्ली के मतदाताओं को हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाया। मैं यहां के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं, क्योंकि लोग मानते थे कि दिल्ली अब खड़ा नहीं होगा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से फिर एक बार दिल्ली में कमल खिला दिया। और इसलिए एक नया विश्वास जो पैदा हुआ है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो। आज आपने एयरपोर्ट से यहां तक जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, सम्मान किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, मोदी एक व्यक्ति के नाते मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये विजय, ये यश, ये मोदी के खाते में न डाला जाए। ये भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। ये विजय 1952 से 4-4-5-5 पीढ़ी खप गई है। उस पीढ़ियों का पुरुषार्थ है, तब जाकर आज विजय प्राप्त। केरल जैसे प्रदेश जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया पिछले 25 साल में, उनकी उस शहादत का विजय है। तमिलनाडु में रमेश जैसे कई मेरे साथी जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उन परिवारों के त्याग और तपस्या का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को इतना अभूतपूर्व विजय मिला है। और इसलिए इस विजय के सबसे पहले हकदार हैं 125 करोड़ देशवासी। दूसरे हकदार हैं सन 52 से एक विचार के लिए, देश के लिए जीने के शपथ लेकर के अपने आप को खपाने वाले उन लक्षावधि परिवार हैं जिनकी तपस्या के परिणाम ये संभव हुआ है। और भाइयों बहनों, आप सब कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।